हाय, मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। मैं पुनः एक नई वीडियो को लेकर आई हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। इससे संबंधित हम लोग कुछ बातें पढ़ चुके थे अगले वीडियो में, जो पार्ट 1 करके मैं वीडियो डाली हूं, उसमें हम लोग इससे संबंधित बातें पढ़ लिए थे। चलिए, कुछ बच गया था उसको आज हम लोग देख लेते हैं। हम लोग डलहौजी के शासनकाल को देख लिए थे कि डलहौजी ने प्रथम रेल लाइन का निर्माण किया था। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने के लिए। कब किया था? तो 1853 ईस्वी में। इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। अब चलिए इससे आगे हम लोग आज के वीडियो में जानते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के लिए। और पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। इसका जो प्रारंभ किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था तथा दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था। पहला उद्देश्य क्या था रेलवे लाइन चालू करने का? तो पहला उद्देश्य था कि कच्चे मालों को देश के आंतरिक भागों तक पहुंचाना। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था रेलवे लाइन बनाने का, कि दूसरा उद्देश्य दूर दराज तक सैनिकों को पहुंचाना उसका दूसरा उद्देश्य थे। इतना हम लोग अगले वीडियो में ही जान चुके थे। चलिए अब इससे आगे आज के वीडियो में जानते हैं। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। रेलवे का जो विस्तार हुआ था वह कब सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था? तो 1900 ईस्वी में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब विस्तार हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। आगे ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। आगे है, जब 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। ब्रिटिश भारत में बर्मा को कब मिला लिया गया था? तो 1 जनवरी 1886 को। बर्मा को और किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम म्यांमार भी बोलते हैं बर्मा को? डलहौजी ने पूर्व सार्वजनिक निर्माण कार्य एक सैनिक बोट पर किया था। डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण का कार्य किस बोट पे किया था? तो सैनिक के बोट पर किया था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। किसके शासनकाल में अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? तो कब हुआ? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। जब मैं अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को बताऊंगी तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आगे है, इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था। कौन से नियम के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था? तो 15।
और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किया गया, और उस विवाह से जो उत्पन्न बालक होंगे उसको भी वैध घोषित कर दिया गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे थे। विधवा जो था, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो और भी नेता थे वो कौन कौन से नेता थे जो इसको चाहते थे कि ये जो विधवा पुनर्विवाह हो इसे अच्छे तरीके से संपन्न होना चालू हो जाए। क्योंकि अगर जिसका जब पहले के ज़माने में सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा में क्या होते थे, अगर किसी का पति मर जाए तो उसी के साथ उस महिलाओं को भी सती होना पड़ता था, अर्थात उसके चिता पर ही उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि बहुत ही क्रूर एक नीति थी सती प्रथा। और क्या अब इसमें क्या हुआ, पहले सती प्रथा को जब समाप्त किया गया तो इसमें अब क्या होने लगा कि विधवा पुनर्विवाह नहीं होगा, मतलब कि जिसका पति मर गया हो उसका विवाह नहीं होगा। तो इस प्रकार के कानून को भी समाप्त करने में सबसे बड़ा हाथ लॉर्ड कैनिंग का है। इसने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को स्टार्ट किया, मतलब कि जिसका पति भी मर गया हो तब फिर भी उसको पुनः शादी करने का एक अधिकार दिलाया। तो इसमें और कौन कौन से नेता जो जुड़े थे कि ये समर्थन हो सके, समर्थ हो, इसके लिए और कौन जुड़े थे, तो पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री जुड़े थे। कौन, पश्चिमी भारत में कौन, विष्णु शास्त्री जुड़े थे। पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री जुड़े थे तथा धोंधो केशव कर्वे, विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कर्वे। धोंधो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि धोंधो केशव कर्वे ने 1899 में क्या किया था, तो पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया था। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, तो महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। और कब हुई थी, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ये इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। इससे आगे है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। और इसी में क्या कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक थे, शासन मतलब प्रणाली जो चल रही थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिए गए थे। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बन गया था। कौन प्रथम वायसराय बन गया था, लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बन गया था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछे जाए कि ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त की गई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई थी, तो 1877 ईस्वी को, जनवरी 1877 को। इससे आगे है, जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। महारानी विक्टोरिया को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब 1877 ईस्वी में प्रदान की गई थी। कौन से सम्मेलन में से प्रदान किया गया था, तो दिल्ली दरबार का जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको, महारानी विक्टोरिया को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक चला था, 1839 से 1842 तक चला था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था तो उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध
1878 से 1800 ईस्वी तक चला, 1880 ईस्वी तक चला था। लॉर्ड लिटन के समय में क्या चला था? द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। कब से कब तक? 1878 से 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसके काल 1842 से 1844 तक रहा है। के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चतुराई पूर्ण निष्कर्षता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ हो गई थी। क्या प्रारंभ हुई थी? आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में कुशल आक्रमण नीति किसके काल में प्रारंभ हुई थी? एलनबरो के काल में। लॉर्ड नाथुवुक के काल में चलती रही और किसके शासनकाल तक चलती रही? नाथुवुक्स के शासनकाल तक भी ये। इस काल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल भी कहा जाता है और इस काल को कौन सी नीति का काल कहा जाने लगा? कुशल आक्रमणीयता की नीति भी कहा जाने लगा। इससे आगे है, इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है। इस नीति को किससे विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है? जॉन लॉरेंस के नाम से संबंधित किया जाता है, क्योंकि इसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला है। किसके वायसराय काल में? तो जब जॉन लॉरेंस वायसराय के पद पे थे तभी इस नीति का अनुसरण हुआ है। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई है। कुशल आक्रमणीयता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, जिसका शासनकाल 1869 से 72 तक के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। तो आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। कब से कब तक प्रारंभ हुई थी? 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इससे आगे है, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी। जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुई थी। कब? 1872 में। लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 तक रहा। 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में भ्रमण के दौरान हो गई थी। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पे हो गई थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा लॉर्ड मेयो की मृत्यु करवा दी गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। इसके कार्यकाल में ही इसकी हत्या कर दी थी। जब वह प्रथम गवर्नर के पद पे थे, गवर्नर जनरल के पद पे थे, तभी उसका हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी। 1876 में लिटन के, अब आता है इसके बाद लिटन का शासनकाल। 1876 के लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन लाया। 1876 में कौन बने थे वायसराय के पद पे? आप कौन है? तो
तो लीटन थे, वायसराय के पद पे लीटन थे। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। कुशल अकर्मण्यता की नीति पर कौन से नीति अब फिर से चालू होने लगा, तो अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए बलूचिस्तान में, तो मेजर सेंटमन। नियुक्त के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। जैसे ही ये गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए तो हस्तक्षेप की नीति को अपनाने लगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में पारित हुआ था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में लागू हुआ था। और कब हुआ था, 1878 में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इससे आगे है सर किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। किसने बताया था, तो सर किन पेरी ने। आपको याद रखना है किसने यह बात को बोला था कि विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री S.N. बनर्जी ने इसे आकाश के वज्रपात कहा था। आपसे पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश का वज्रपात कहा था, तो S.N. बनर्जी ने। इससे आगे है सर P.C. इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि वायसराय के परिषद के विधि सदस्य कौन थे, तो सर P.C. इल्बर्ट। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई थी। इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई थी, क्या प्रस्तुत किए थे, तो विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किए थे। कब प्रस्तुत किए थे, तो 2 फरवरी 1883 ईस्वी को, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीयों तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। ये जो इल्बर्ट बिल पास की गई थी, इसमें एक बोल सकते इसका पास करने का उद्देश्य यही था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी। मतलब जाति में जो भेदभाव आधारित न्याय है उसे अयोग्यता को तुरंत समाप्त कर दे और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समाप्त कर दी जाए। ये थी इल्बर्ट बिल का उद्देश्य। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। अब इसके बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल के बारे में आता है कि लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। किस शासक को वायसराय में ब्रिटिश भारत में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बताए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो 1881 में पारित हुए थे, वो किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन। इस अधिनियम से तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो रिपन के द्वारा लगाई गई थी, इसमें
कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक था? तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को याद रखना। एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों के कार्यबंधित प्रतिदिन 9 घंटे थे। मतलब कि 7 से जो 12 वर्ष के बच्चे हैं वो केवल और केवल प्रतिदिन 9 घंटे ही काम करेंगे। ये भी रूल लगाया गया था। इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी और महीने में 4 दिन की छुट्टी प्रावधान किया गया था। दूसरी फैक्ट्री अधिनियम 1891 ईस्वी में लगाया गया था। दूसरी जो फैक्ट्री लगाई गई थी, पहली 1881 में और दूसरी लगाई गई कब? 1891 ईस्वी में लगाई गई थी। रिपन के ही शासनकाल में भी दूसरी फैक्ट्री भी लगाई गई थी। इससे आगे है, इसमें सभी मजदूरों के लिए एक साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था दी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को आप सबको याद रखना है। आगे है, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया और इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको मुक्तिदाता समाचार पत्र का कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है। किसका? तो आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो आपको एक चार्ल्स मेटकॉफ को करना है। आगे है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आपको प्रश्न के रूप में पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुई? तो 1784 में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1861 ईस्वी में किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया था और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल जो 1899 से 1905 तक रहा के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत किया गया था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब एकीकृत किए गए? तो 1901 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला जो महानिर्देशक नियुक्त किया गया था तो किसे किया गया था? जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में। इस किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये सब घटना हुई थी। आगे है, लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि मुगल सम्राट औरंगजेब से तुलना किसका किया था? तो कर्जन का। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर अब कोई नया आता है तो लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था। किसके बाद? कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। आगे है, जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो के द्वारा किए गए सुधार को किस नाम से जाना जाता है?
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1909 में। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या किया गया था, पृथक मुसलमानों के लिए पृथक मतलब अलग मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। किसको? 1911 में किसे आमंत्रित किया गया था? जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी को, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था उसे रद्द कर दिया गया था तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई कि कलकत्ता में नहीं, अब दिल्ली में भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर गई। आज ये टॉपिक समाप्त होता है कि गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इससे अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित प्रश्न को लेकर आऊंगी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।